हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, टॉप सेलेक्टेड दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे और प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर यूपी स्पेशल क्लासेस को जरूर देखेंगे। आपके आने वाले सभी यूपी में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वो चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले वीडियो एग्जाम, लेखपाल या फिर यूपीपी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है यह क्लास। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही साथ में लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस में उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है पंजाब के साथ में नहीं लगती है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न ध्यान से देखेंगे। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितनी रेखाएं कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र जिले को कौन कौन सी सीमाएं, कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सोनभद्र जिलों को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो सोनभद्र जिले से कौन कौन राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दोस्तों बिहार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन क्षेत्रफल से बढ़ते दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी है दोस्तों मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर या फिर ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर या फिर बाराबंकी। तो सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, बढ़ते क्रम की दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है दोस्तों पीलीभीत और ऑप्शन डी है दोस्तों बस्ती। तो किसके साथ में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बस्ती। दोस्तों बस्ती के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, जबकि दोस्तों बलरामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, खीरी हो गया और बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर दोस्तों इन सभी के साथ में जो है अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है उन्नाव में, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है दोस्तों बलिया और ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती है, बलिया जिले को दोस्तों ये नहीं स्पर्श करती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ किस किस को स्पर्श करता है तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लखनऊ जो है ये सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई। तो यहाँ पर उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी लिखा हुआ है, तो इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं तो इसे ध्यान रखेंगे। सीतापुर हो जाएगा और आपका सीतापुर, बाराबंकी, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव
और रायबरेली। तो ये सभी हैं, आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर आपके वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन ए है। भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर सेकंड है। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत। और ऑप्शन डी है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। निम्न जिलों में से कौन सा जनपद सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है दोस्तों जौनपुर, ऑप्शन सी है दोस्तों इलाहाबाद, ऑप्शन डी है दोस्तों गाजीपुर। तो इन सब में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्न जिलों में से उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन बी है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन सी है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। ऑप्शन डी है दोस्तों संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। तो इसमें से दोस्तों कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन बी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है दोस्तों सीतापुर, ऑप्शन सी है दोस्तों हरदोई, ऑप्शन डी है लखीमपुर। दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे अगर पूछा जाए तो लखीमपुर दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है लखीमपुर के साथ साथ में किन जिलों की सीमाएं लगती हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लखीमपुर से पीलीभीत की सीमा, शाहजहांपुर की सीमा, हरदोई की सीमा, सीतापुर की सीमा और बहराइच की सीमा, इन जिलों की सीमा और साथ ही साथ में एक देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल देश के साथ में। तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? तो कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो कि दोस्तों उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से दोस्तों संबंध बनाता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी संबंध इसका है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही क्रम क्या है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, RMMU, रम्मू। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है या फिर दोस्तों पंचम स्थान है? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो किस नदी को जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, सी है सॉरी दोस्तों, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है नर्मदा। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो निम्नलिखित में से नदी राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो कौन सी जलमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो जलमार्ग 1 के रूप में दोस्तों गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछा जाता है तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है दोस्तों। और शारदा नहर दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, लखीमपुर खीरी जिले में है शारदा नहर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की परियोजना है? घाघरा सागर नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या फिर परथराई परियोजना। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोकुल बैराज परियोजना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो दोस्तों केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर या फिर दोस्तों रामगंगा नदी पर? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी पर दोस्तों हथनी कुंड परियोजना जो है स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 देखेंगे ध्यान से, माता टीला परियोजना है किस नदी पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर पेरियार नदी पर? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न जिसे सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है राजघाट बांध यमुना, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी है रिहंद बांध रिहंद पर, ऑप्शन डी है माता टीला बेतवा पर। तो सही आंसर इसका एकदम क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राजघाट बांध दोस्तों यमुना नदी पर नहीं है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठुर गंगा से संबंधित है, गोरखपुर राप्ती नदी से, या फिर दोस्तों जौनपुर सई नदी से, या फिर कौशाम्बी यमुना नदी से? तो कौन सी नदी किस स्थल से नहीं संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जौनपुर सई। दोस्तों जौनपुर सई नदी से संबंधित नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे एक बार सभी दोस्त बताएंगे। प्रश्न संख्या 21, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कहां पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाई जा रही है? तो ये परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? तो राजघाट बांध दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, फल्लहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फल्लहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों फल्लहर झील अगर आपसे पूछा जाता है तो फल्लहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 24,
परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रामगंगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर तटीय गोरखपुर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से किस नदी पर तटीय गोरखपुर स्थित है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छापेंगे दोस्तों। तट किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो दोस्तों बताएंगे कमेंट सेक्शन में। घाघरा गंडक पर, गंडक नदी पर, ऑप्शन सी है राप्ती नदी पर, या फिर डी है सरयू पर। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है घाघरा गंडक। घाघरा गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? घाघरा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है गोरखपुर शहर स्थित है। घाघरा नदी यहाँ पर होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और उसके बाद दोस्तों इसके कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो सभी दोस्त एक बार इसे ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों चित्रकूट किस नदी से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो चित्रकूट दोस्तों मंदाकिनी नदी से संबंधित है। और जौनपुर दोस्तों यमुना नदी से संबंधित है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कौन सा किस नदी से संबंधित है, इसे मिलाना है। तो सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखेंगे, इसमें एक सूची फर्स्ट में शहरों के नाम दिया हुआ है और सूची सेकंड में नदियों के नाम दिया हुआ है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या और यमुना, गोमती, सरयू और मंदाकिनी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर, इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। चित्रकूट जो शहर है ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। जौनपुर शहर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यही दोस्तों इसका एकदम सुमेलित है और इसके आधार पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी से संबंधित है, जौनपुर गोमती नदी से, मथुरा यमुना नदी से और अयोध्या दोस्तों, अयोध्या अगर आपसे पूछा जाता है तो सरयू नदी से संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, यह भारत के किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ पर सूची में कौन किससे संबंधित है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। और इधर सूची सेकंड में भागीरथी, अलकनंदा। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों अलकनंदा मंदाकिनी। ऑप्शन थर्ड है अलकनंदा पिंडारी। ऑप्शन फोर है अलकनंदा मंदाकिनी। तो इनको सुमेलित करना है, तो इसका सही मेल किस तरीके से होगा इसे आप सभी दोस्त हमारे साथ में देखेंगे। तो रुद्रप्रयाग दोस्तों किससे संबंधित है? तो अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित है। नंद प्रयाग की अगर बात की जाएगी तो अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित है। कर्ण प्रयाग दोस्तों किससे संबंधित है? अलकनंदा पिंडार से। और देव प्रयाग दोस्तों भागीरथी अलकनंदा से संबंधित है। तो ये दोस्तों इसका एकदम सही मेल है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है बताएंगे। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है हरिद्वार, सी है वाराणसी और डी है कानपुर। तो कौन सा गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है,
कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है वाराणसी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना दोस्तों किस नदी के किनारे पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राजघाट परियोजना की अगर बात की जाएगी तो राजघाट परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? संयुक्त राजघाट नदी परियोजना दोस्तों ये किस नदी के किनारे पर है? बेतवा नदी के किनारे पर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी के किनारे पर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं या फिर अगला है दोस्तों अन्य साधन। तो इसमें दोस्तों इसके महत्व के घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सभी दोस्त बताएंगे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इसका क्रम होने वाला है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों का प्रयोग किया जाता है पहले नंबर पे। उसके बाद दोस्तों नहरों से सिंचाई होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों तालाब और कुएं से, और चौथे नंबर पे अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों 2 1 3 2 3 2 1 3 4 दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 1 3 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है गोमती नदी, ऑप्शन बी है समगंगा, यहाँ पर रामगंगा नदी है दोस्तों ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 3 है दोस्तों बेतवा नदी, ऑप्शन 4 है शारदा नदी। तो इसमें से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी किसके उद्गम नहीं हुए हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे गोमती और दोस्तों बेतवा नदी के उद्गम नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला ऑप्शन है आपके एटा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर किससे लाभान्वित है? हमीरपुर से। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है दोस्तों रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी है टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 38 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उत्तराखंड में? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई क्षेत्र है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो बाखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में,
संत कबीर नगर में, गोंडा में या फिर दोस्तों रायबरेली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बाकीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में स्थित है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट से उत्पन्न करता है। तो कौन सा वृक्ष दोस्तों पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों यूकेलिप्टस वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 दोस्तों, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है गोंडा में, ऑप्शन सी है दोस्तों रायबरेली में, ऑप्शन डी है उन्नाव में। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार दोस्तों उन्नाव में स्थित है, उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी की विहार की स्थापना की गई। तो प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोश पक्षी विहार या फिर दोस्तों सांडी पक्षी विहार। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लाख बहोशी पक्षी विहार, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित चुने। तो सही सुमेलित जो है इसे चुनना है, तो एक बार सभी दोस्त देखेंगे और इसका सही मेल बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पक्षी विहार लिखे हैं और यह किस स्थान से संबंधित हैं, इनमें सही आपको मिलान करना। तो सबसे पहले दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार है, ओखला पक्षी विहार है, राम समसपुर पक्षी विहार है, अगला पार्वती अरंगा पक्षी विहार है। तो सही आंसर इसमें कौन कौन से होंगे, किसका कौन सा सही है, इसको मैच करना है। तो एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही तरीके से इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है। तो नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है। तो नवाबगंज पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में। अगला है ओखला पक्षी विहार। तो दोस्तों ओखला पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। सरसपुर पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये रायबरेली में स्थित है। भारतीय अरंगा विहार पक्षी विहार ये दोस्तों गोंडा में स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो कूट है इसे देखेंगे। अगला दोस्तों है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, सही कोट का चयन करें। तो सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, इससे प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बता देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों कौन सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं स्थित हैं इसे देखेंगे। तो एक तो है इंडालूसाइट भी है दोस्तों, पायरोराइट भी है और डोलोमाइट भी है। इस तरीके से ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो कभी दोस्तों यह सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन यह दोस्तों अब पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी माना जाता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, लिप्टिस, यूकेलिप्टिस दोस्तों, जो कि एक समय में सामाजिक वानिकी के रूप में लोकप्रिय था लेकिन अब यह है दोस्तों पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट सेशन हम आपके लिए कल लेकर आने वाले हैं। रोज दोस्तों 50 प्रश्न आपको करवाएंगे। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़कर एकदम शानदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। और आप सभी दोस्तों को आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो मच।